friends, welcome back to the new video of Accounts Possible with Answer. Friends, आज का चैप्टर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। So now without wasting the time, let's start the class. तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि क्या आपके दिमाग में कभी ये आता है कि अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, और अगर कोई रूल्स या कोई प्रिंसिपल्स हैं तो वो किसने बनाए हैं, ठीक है। उसी का आंसर यहाँ पर अभी आपको मिलेगा। हम लोग पढ़ते हैं गैप, GAAP, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहने का यहाँ पर ये मतलब है ऐसे रूल्स या ऐसे प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्टेड हैं, अकाउंटिंग के ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको सभी लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हम लोग अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गैप क्या होता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स that defines the parameters and constraints within which accounting operates। देखो सीधे सीधे मैंने बताया कि प्रिंसिपल्स जो हैं ये बेसिक रूल्स हैं जिसके अंदर हमारी पूरी अकाउंटिंग ऑपरेट करती है। यानी ये ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिनको नॉर्मली सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। These are the theory base of accounting। ये अकाउंटिंग को करने के थ्योरी बेसिस हैं, यानी इनमें हमारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं, या ये कह लीजिए कि हमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या उनके नियम हैं, क्या शर्तें हैं, वो सभी बातें इस पर बताई जाती हैं। ऑफ विच बेसिस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो गैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक ऐसे प्रिंसिपल्स जिस अकाउंटिंग के जो लगभग सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उन्हीं रूल्स और उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। सबसे पहले समझिए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं। एजम्पशंस का मतलब होता है किसी चीज को एज्यूम कर लेना या किसी चीज को लेट कर लेना या मान लेना। अकाउंटिंग एजम्पशंस मतलब अकाउंटिंग के लिए किसी चीज को मान लेना। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी बेसिक में जो चीजें हम लेट करके चल रहे हैं या मान करके चल रहे हैं अकाउंटिंग को करते समय, ऐसे एजम्पशंस को हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर द बेसिस फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर द एजम्पशंस व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स। जब आप अपने एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो ये माना जाता है कि आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो कर रहे हैं। कि अकाउंटिंग जब आप एनुअल अकाउंटिंग क्रिएट कर रहे हैं या एनुअल अकाउंट्स बना रहे हैं तो उस समय पर आपने किन किन चीजों को फॉलो किया है, वो चीजें पहले से ही एज्यूम कर ली गई हैं। इस एजम्पशन को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। बिजनेस एंटिटीज हैव टू फॉलो these assumptions। एक बिजनेस एंटिटी को अपने एनुअल अकाउंट्स बनाते समय इन सभी assumptions को फॉलो करना पड़ता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions बेसिक जो हैं वो 3 हैं। अकाउंटिंग के 3 बेसिक assumptions हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और तीसरा कंसेप्ट होता है एक्रूवल बेसिस कंसेप्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये तीनों कंसेप्ट होते क्या हैं, वन बाय वन करके इनको समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इन्हें आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके तीनों कंसेप्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होता है। देखिए गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब है गोइंग माने कंटिन्यू से लगातार चलते रहना, कंसर्न माने बिजनेस। तो हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा
लगातार कंटिन्यूअसली अनफॉरसीएबल पीरियड के लिए चलता रहेगा। यानी हम कभी भी उस बिजनेस को बंद नहीं करेंगे और ना ही कभी उसका स्केल डाउन करेंगे जब तक कोई क्लियर एविडेंस हमारे सामने ना आए कि बिजनेस को क्लोज कर देना चाहिए या बिजनेस का स्केल डाउन कर देना चाहिए, तब तक हम लगातार बिजनेस को ग्रो करते जाएंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, आज से लगभग 200 साल पहले डाबर इंडिया स्टार्ट हुई थी। अब डाबर इंडिया जब स्टार्ट हुई थी उस समय उसके ऑनर कोई और थे और ऑनर की डेथ हो गई, लेकिन कंपनी लगातार चल रही है, बिजनेस लगातार चल रहा है। इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन। देखते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन की डेफिनेशन क्या है। Going concern assumption means it is an assumption that business will continue for unforeseeable period and its scale will not lower down until there is a clear evidence to do so। यानी कि बिजनेस को हम लगातार कंटिन्यूअसली करते रहेंगे और इसके स्केल को कभी डाउन नहीं करेंगे जब तक हमें इस चीज के क्लियर एविडेंस ना हो कि हाँ अब हमें लॉस हो रहा है, अब हमें बिजनेस को बंद कर देना चाहिए या बिजनेस के स्केल को डाउन कर लेना चाहिए। ये है आपका गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन मींस, इसका नाम से इसको पता चल जाएगा, गोइंग कंसर्न यानी बिजनेस हमारी लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा अनफॉरसीएबल पीरियड के लिए, ये सोच के ही हम बिजनेस करते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मतलब होता है जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आपने एक बार अडॉप्ट कर ली, उनको आप यूज में लेने लगे, ईयर आफ्टर ईयर आपको वही अकाउंटिंग मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए चलना है। आपको अपने अकाउंटिंग मेथड्स को बार बार चेंज नहीं करना है, इसीलिए इसका नाम है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंस होकर काम करना है, यानी जो मेथड आपने वंस अडॉप्ट कर लिए हैं और जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, आपको उन्हीं को ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि अगर आप अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाने के भी आप आगे पढ़ेंगे, दो मेथड आपको ज्यादातर मिलेंगे, एक WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एक SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। अब सपोज करिए कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर लिया है तो आपको ईयर आफ्टर ईयर SLM मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साल WDV मेथड से लगा दिया, एक साल SLM से लगा दिया, फिर WDV से लगा दिया, तो ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। तो एक बार जो भी प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें ईयर आफ्टर ईयर उन्हीं प्रैक्टिसेस पर बेस्ड होकर काम करना होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। Consistency assumption, accounting practices once adopted and selected must be followed year after year। यानी जो भी आपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एक बार अडॉप्ट कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, उसी मेथड से आपको ईयर आफ्टर ईयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है हमारा एक्रूवल एजम्पशन, और अगला एजम्पशन है हमारा एक्रूवल एजम्पशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इसी एक्रूवल एजम्पशन के आसपास चलती है। आपकी बुक का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, और पूरा डबल एंट्री सिस्टम एक्रूवल एजम्पशन के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। सबसे पहले समझिए एक्रूवल एजम्पशन होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, a transaction is recorded in books of accounts at the time when it is entered into, not when the settlement takes place। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्रूवल एजम्पशन का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो हो जाता है। हम उस समय उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब वो सेटल हो रहा हो। तो थोड़ा सा बात को और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल उठाते हैं। सपोज करिए आपने किसी को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया 13 मार्च को। 13 मार्च को जब आपने उसको क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया तो उसने आपको पेमेंट नहीं करी, उसने आपको पेमेंट करी 21 मार्च को, 21 मार्च को। अब आपको यहाँ पर ये जज करना है कि ट्रांजैक्शन 13 मार्च का माना जाए या 21 मार्च का माना जाए।
तो एक्रूवल एजम्पशन के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ है उसी दिन का माना जाएगा। सेटलमेंट कब हुआ है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होगा वो 13 मार्च का माना जाएगा। एक और एग्जांपल समझिएगा। सपोज करिए आपके यहाँ जनवरी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, आपने उस इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट अभी तक नहीं किया है। जनवरी पूरी बीत गई, फरवरी पूरी बीत गई, मार्च पूरी बीत गई, आपने उसका पेमेंट अप्रैल में किया। लेकिन जब आपने उसका पेमेंट अप्रैल में किया तो उस खर्चे को हम अप्रैल का नहीं मानेंगे, उस खर्चे को हम जनवरी का ही मानेंगे, क्योंकि जनवरी में हमने उनकी सर्विसेज ले ली थी, बिल हमारे ऊपर जनवरी में ही ड्यू हो गया था, पेमेंट भले हम उसका अप्रैल में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक्रूवल एजम्पशन का मतलब ही होता है transaction is recorded in books of accounts at the time when it is entered, not when the settlement takes place। ये कंपलसरी नहीं कि सेटलमेंट कब हुआ तब माना जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने पे किया है अप्रैल में, वो अप्रैल का खर्चा नहीं है, वो एक्सपेंडिचर जनवरी का ही ट्रीट किया जाएगा। यही है आपका एक्रूवल एजम्पशन। एक्रूवल एजम्पशन का मतलब ये है जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ है उसी समय उसे रिकॉर्ड करिए, सेटलमेंट कब होता है इससे मैटर नहीं करता है। अब आते हैं अगले टर्म पर, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। यहाँ पर सम अदर्स एजम्पशंस और भी हैं, देखते हैं वन बाय वन करके वो एजम्पशंस क्या हैं। तो सबसे पहला एजम्पशन है हमारे पास बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। इसके बारे में हम लोग पहले भी सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस की अपनी एक अलग एंटिटी होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है, जबकि ओनर की अपनी एक अलग एंटिटी होती है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। सपोज करिए ये बिजनेस का ओनर है और ये है उसका बिजनेस। तो यहाँ पर ये दोनों लोग अलग अलग हैं, दोनों लोगों की अपनी डिस्टिंक्ट एक आइडेंटिटी है, एक की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, एक के बिजनेस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। आप जो भी ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ना कि एक के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी एजम्पशन या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब ही यही होता है कि बिजनेस अपनी एक अलग एंटिटी यानी अपनी एक अलग पहचान रखता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा मनी मेजरमेंट एजम्पशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ट्रांजैक्शंस मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं वो बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी ऑफ योर स्टाफ। ऑनेस्टी, आपका स्टाफ बहुत ऑनेस्ट है, बहुत लॉयल है, आप इसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो चाहे जितना अच्छा स्टाफ हो, चाहे जितना लॉयल हो, चाहे जितना हार्ड वर्किंग हो, लेकिन आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनी मेजरमेंट एजम्पशन अप्लाई नहीं होगा। जहाँ पर मनी मेजरमेंट एजम्पशन अप्लाई होगा उसी कंडीशन पर आप उस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक एजम्पशन पढ़ चुके हैं, गोइंग कंसर्न एजम्पशन सबसे पहला पढ़ा था। लेकिन गोइंग कंसर्न में आपको बताया गया था कि बिजनेस कंटिन्यूअसली अनफॉरसीएबल पीरियड के लिए चलता रहेगा, यानी लगातार चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और जब बिजनेस लगातार चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, तो हमको प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने क्या किया है, एक बड़े से बिजनेस के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ये जो छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और हर एक छोटा छोटा टुकड़ा लगभग 1 साल का होता है। साल 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करते हैं और उसी के ठीक दूसरे दिन 1 अप्रैल को अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर लेते हैं। और बिजनेस को क्लोज करने से हमें अपना प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है और अगले दिन से एक नया बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, बिजनेस को क्लोज करके अगले दिन जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लिटरली में फिजिकली अपने बिजनेस को बंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजनेस सिर्फ हमारी बुक्स में बंद होता है, ठीक 31 मार्च की नाइट को बंद हुआ और 1 अप्रैल की मॉर्निंग से फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, यानी आप अपने बिजनेस के पूरे लंबे टेन्योर को, चाहे वो 100 सालों का हो या 50 सालों का, उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए से 1 ईयर, और हर एक 1 ईयर में अपनी बुक्स को क्लोज करते जाइए और अगले साल उसको स्टार्ट करते जाइए।
प्रॉफिट और लॉस और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाते चलिए। अगला पॉइंट है हमारा, यानी अगला एजम्पशन है हमारा फुल डिस्क्लोजर एजम्पशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है फुल डिस्क्लोजर, यानी सब कुछ आपको खोल कर दिखाना है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल वे में होनी चाहिए, आपको अपने यूजर को शेयर करनी है। मैं आपको यूजर पहले पढ़ा चुका हूँ, आपके जितने भी यूजर हैं आप उन्हें अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपने प्रिपेयर किए हैं, जो भी रिजल्ट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, वो उन्हें आपको शो करना होगा। इसका ये मतलब है फुल डिस्क्लोजर एजम्पशन। यहाँ पर आपको पूरा सब कुछ उनके सामने डिस्क्लोज करके रखना होगा, अपने यूजर्स के सामने। यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रूडेंस कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रूडेंस का मतलब होता है टू बी सेफ, ठीक। प्रूडेंस कंसेप्ट का मतलब है प्रिपेयर फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। फिर से सुनिए, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, डोंट एंटिसिपेट प्रॉफिट। आप प्रॉफिट की चिंता मत करिए, अपने होने वाले हर एक लॉस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए। यही है प्रूडेंस कंसेप्ट। अगर आप अपने होने वाले हर एक लॉस के लिए पहले से प्रिपेयर होंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा माना जाता है। डोंट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर ऑल योर पॉसिबल लॉसेस। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा, ठीक। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है कि जब भी हम किसी असेट को खरीद कर लाते हैं, परचेज कर लाते हैं, तो उसको बुक्स में उसकी कॉस्ट पर ही शो करते हैं। जैसे सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए के असेट में मशीनरी परचेज करी, तो आप बुक्स में 10 लाख रुपए की मशीनरी दिखाओगे। अब ये ईयर आफ्टर ईयर 10 लाख की ही बनी रहेगी, जबकि आपको भी पता है कि ईयर आफ्टर ईयर इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जा रही है। लेकिन ये बुक्स में 10 लाख की एक बार चढ़ गई तो वो 10 लाख की ही बनी रहेगी ईयर आफ्टर ईयर। तो इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। जो एक बार हिस्ट्री में उसका प्राइस चढ़ गया, वही प्राइस कंटिन्यूअसली आगे तक बढ़ता चला जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर साल के एंड में आपको प्रॉफिट निकालना है, ध्यान रखिएगा, हर साल के एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। अब आता है क्वेश्चन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें मैचिंग कंसेप्ट पे जाना होता है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है आपके टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर को हम मिलाएंगे। आपके टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होगा, यानी जो गैप होगा, ये प्रॉफिट कहलाएगा। हमें हर साल अपने टोटल रेवेन्यूज और टोटल एक्सपेंडिचर को मैच कराना होता है। मैच कराने के बाद जो डिफरेंस आता है वो हमारा प्रॉफिट कंसीडर कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मैचिंग प्रिंसिपल। यू हैव टू मैच योर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के आपको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस टैली करने हैं। टैली करने के बाद आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये हो गया आपका मैचिंग कंसेप्ट, ठीक। 8वें पॉइंट पे आते हैं। 8th पॉइंट है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक का नाम है, आपकी बुक का नाम ही है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब है हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, एक डेबिट और एक क्रेडिट। देयर इज एवरी डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट, देयर इज एवरी क्रेडिट फॉर एवरी डेबिट। हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट है और हर एक क्रेडिट के लिए एक डेबिट बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डबल एंट्री प्रिंसिपल। डबल एंट्री प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं। 9th पॉइंट है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। देखिए ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आपका एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जिस समय हमारा ट्रांजैक्शन हो गया, भले उसका सेटलमेंट ना हुआ हो, हम अपनी रेवेन्यू को उसी समय रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ हमारी इनकम जनरेट हो गई। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपने 13 मार्च को एक सेलिंग करी, लेकिन उसका पेमेंट आपको 21 मार्च को मिला। तो इस सेल में अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट आपका 13 मार्च का माना जाएगा, 21 मार्च का नहीं माना जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन जिस दिन हेल्ड हुआ है उसी दिन हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जिस दिन सेटल हुआ है उस दिन रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हमने दूसरा भी दिया था
कि जनवरी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आप अप्रैल में पे करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो खर्चा जनवरी का ही है, उस एक्सपेंडिचर को हम जनवरी में ही रिकॉग्नाइज करेंगे, भले उसका पेमेंट हम अप्रैल में कर रहे हो, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरीफिएबल कंसेप्ट। वेरीफिएबल कंसेप्ट का मतलब होता है कि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर देख रहे हैं वो किसी भी तरीके से ब्याज पर बेस्ड नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं की गई है, सब के सब ट्रांजैक्शंस किसी भी चीज को बेस मानकर नहीं किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को बेस मानकर किए गए हैं, यानी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किए गए हैं। चाहे भले आपको लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये हो गए आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। अब देखिए आज की क्लास में भी हम लोगों को दो चीजें और समझनी है। पहली चीज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा है IFRS। दोनों चीजें क्या है वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। अगर 1 मार्क्स से पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये हमारे अकाउंटिंग रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं रिलेटिंग टू मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। यानी कहने का ये मतलब है जो आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा सब कुछ जो भी करते हैं उनको करने के पीछे कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, उन सभी रूल्स और प्रोसीजर्स को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अब ये हो गया आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके बाद आता है IFRS। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसका नाम है इंटरनेशनल, यानी अब हम जो रूल्स यहाँ पर बनाएंगे वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होंगे। ठीक, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था GAAP गैप, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ऐसे सेट्स, ऐसी गाइडलाइन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो। ठीक, डेफिनेशन देखते हैं। द सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ध्यान से देखिएगा, द सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट कैन यूनिफाई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर हमने ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड वाइड का मतलब हमने आपसे पहले ही बताया है कि आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, अकाउंटिंग करने की यही मेथड है जो आप पढ़ेंगे भी आगे चल के, डबल एंट्री सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज डिफर हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया था, इंडिया में रहते तो आप हिंदी में या इंग्लिश में अकाउंट्स पढ़ते हैं, रसिया में चले जाइए तो वहाँ पर रसियन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इटली में जाइए तो आइरेनियन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, लेकिन अकाउंट्स यही होगी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी इसको डिफाइन करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। अगले टर्न पर हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, और अगला चैप्टर होगा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलते रहें। थैंक यू।